Analytical writing practice prepared and presented by VGR. In the previous class, we have learned about the data interpretation, what is meant by data, how to interpret that, and what are the types of charts available like that bar graph, pie chart, line chart, tabular form, radar or web chart, case line or queues. These are the different types we have learned, and how to use the words for introduction, and what are the analyzing trends we have to use in between while writing the paragraph, and how to end the paragraph by using a conclusion. These are the techniques also discussed in the first class with some examples. Later we have learned about practice number 1 and 2, 3 and 4, and 5, 6, 7 in the previous classes, and now today we are going to learn the practice number 8, 9 and 10 in this video. यानी प्रीवियस क्लास में हमने डेटा यानी क्या है, डेटा इंटरप्रेट कैसे करना है, क्या क्या टेक्निक्स अपनाना है, और कितना प्रकार का डेटा इंटरप्रेटेशन में चार्ट्स उपयोग होती है। जैसे चार्ट्स में बार ग्राफ, पाई चार्ट, डाउ चार्ट, लाइन चार्ट, टैबुलर कॉलम फॉर्म, रडार या वेब टाइप है, और केस लाइन या क्यू लाइंस हैं, और उनमें कैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट हमको यूज करना है, और एनालाइज करना या इंटरप्रेट करने का टाइम का हमने लिखने वाला ट्रेंड्स कैसे यूज करना है, हाउ टू कंक्लूड भी हमने बहुत ध्यान से फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्लास में हमने देखा था। उसके बाद वाला क्लासेस में हमने प्रैक्टिस शुरू किए हैं। फर्स्ट में तो एग्जाम्पल पढ़े थे, एंड सेकेंड हमने देखा प्रैक्टिस शुरू हुआ, तो 1 and 2 प्रैक्टिस हमने किए, 3 and 4 विद डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स हमने पढ़े थे। इन द प्रीवियस क्लास में हम 5, 6 and 7 प्रैक्टिस का क्वेश्चन और उसको कैसे लिखना है करके समझाए थे और देखे थे, और आज का क्लास में हम प्रैक्टिस 8, 9 and 10 के बारे में पढ़ेंगे। तो इधर आपको प्रैक्टिस नंबर 8 का क्वेश्चन दिया गया है। पहला हम दिया वाला ये क्वेश्चन है समझेंगे, दिया वाला पिक्चर को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम हमारा पैराग्राफ राइटिंग शुरू करेंगे। सो प्रैक्टिस नंबर 8 अभी शुरू हो रही है। हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन? ऑन द बेसिस ऑफ गिवन बार ग्राफ, analyzing and carefully understanding the data, write an analytical paragraph in not more than 120 words. दिया वाला गिवन बार ग्राफ है, ये बार ग्राफ है, इसमें एनालाइज करना है, केयरफुली दिया वाला डेटा को समझना है, और उसको उपयोग करके हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ। इसको उपयोग करके एनालिटिकल पैराग्राफ हमको लिखना है। कितना वर्ड्स यूज करना है? नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। ओके, 120 वर्ड्स का तक आप वर्ड्स को उपयोग करके लिख सकते हैं। ओके, अब हमको दिया वाला पिक्चर यानी ये चार्ट बार ग्राफ को देखेंगे। ये हम देखते हैं, ये बार ग्राफ हॉरिजॉन्टल में आ रही है ना, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, और यहाँ आपको क्या दिए रहे हैं, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म का स्टैम्प दिया है, और ट्रैवल एंड टूरिज्म जॉब्स एट रिस्क ग्लोबली ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 के कारण ट्रैवल एंड टूरिज्म का जॉब है रिस्क पे आया है। सिर्फ एक जगह पे नहीं, सिर्फ इंडिया पे नहीं, ग्लोबली दे आर हैविंग, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम। ग्लोबली मींस पूरा वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमको क्या समझा रहे हैं, टोटल जॉब एट रिस्क मिलियन, मिलियन में ये पॉइंट आपको दिया जा रहा है, ये मिलियन में आपको दिया जा रहा है। एंड यहाँ देखिए वाई एक्सिस में आपको डिफरेंट कंट्रीज नाम दिया जा रहा है, एशिया एंड पैसिफिक इन रेड कलर, अमेरिका इज इन येलो कलर, यूरोप इन ग्रीन कलर, एंड अफ्रीका लाइट ग्रीन कलर में, और मिडिल ईस्ट है ब्लू कलर में। और यहाँ डेटा, टोटल डेटा आपको 75.2 मिलियन में दिया जा रहा है, और यहाँ ये डिटेल दिया रहा है WTTC कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन 2020 का इम्पैक्ट है कोविड का, उसका कारण, उसके कारण कितने जॉब रिस्क में हो गया।
तो सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर में देखेंगे तो एशिया एंड पैसिफिक है, क्योंकि ये 48.7 मिलियन रिस्क में डाल दिया है। सेकेंड पोजीशन में देखेंगे तो अमेरिका आ रही है, क्योंकि ये 10.2 मिलियन रिस्क में पड़ा है। थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे यूरोप आ रही है, क्योंकि इसमें 10.1% का रिस्क फैक्टर जॉब के लिए परेशानी हो रही है। एंड सबसे देखेंगे तो अफ्रीका को 4.4% रिस्क फैक्टर में जॉब इफेक्ट हुई है। एंड सबसे कम लीस्ट लेवल पे देखेंगे तो 1.8 मिडिल ईस्ट का हम देख पा रहे हैं। तो हमको समझ में आ गया सबसे ज्यादा पैसिफिक ओशन एशिया एंड पैसिफिक का प्रॉब्लम है, और सबसे ज्यादा यूज हो रही है, मतलब जॉब रिस्क पे है। एंड सबसे कम है 1.8, वो मिडिल ईस्ट में है। एंड लगभग अमेरिका एंड यूरोप में देखेंगे 0.1% का डिफरेंस में जॉब रिस्क में दिखाई दे रही है। तो ये हम अभी ये पिक्चर को हम समझ लिया है ना? So what we have understand this picture is from World Travel and Tourism, and this picture talks about travel and tourism jobs at risk, not only in India, throughout the globally it is discussed. And they have given the horizontal bar graph here. Horizontal bar graph described in the x-axis, you find the bar graph, the length, the points, million level they have given, like 48.7 million, 10.2 million, 10.1 million, 4.4 million and 1.8 million, and the total risk at 75.2 million दिया है। and in the y axis आप देखेंगे तो different type of countries with different points उनको describe किया जा रहा है। so this is the picture depicts what we understand from the picture. now we are going to write the answer for this question. क्वेश्चन कैसे शुरू करेंगे? हम पहला लाइन ए लिखेंगे, ये बार ग्राफ है ना, ये बार ग्राफ depicts the travel and tourism job at risk globally, ऐसे करके इंट्रोडक्शन देके शुरू करना है। चलिए हम अभी आंसर का देखते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आंसर हम अभी डिस्कस करेंगे और देखेंगे। Now we have entered into the answer of question number 8. So what is the question? About WTTC, isn't it? So we are now starting with an introduction. The latest research by WTTC. What is meant by WTTC? World Travel and Tourism Council shows the number of jobs in travel and tourism industry at risk due to COVID-19 pandemic. तो ये बन गया आपको इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम इस डेटा को एनालाइज करना शुरू कर रहे हैं, इंटरप्रेट करना शुरू कर रहे हैं। सो व्हाट आर द पॉइंट्स वी आर यूजिंग, उसमें कैसे हमने कंपेयर किया उसको मैं ब्लू कलर में यहाँ हाईलाइट किए हैं। तो आप देख सकते हैं क्या क्या वर्ड्स या क्या क्या ट्रेंडिंग वर्ड्स हैव यूज्ड टू एक्सपोज या एनालाइज या इंटरप्रेट द गिवन डेटा। ओके, नेक्स्ट हम एनालाइज पॉइंट्स शुरू कर रहे हैं। The statistics show a 50% increase in jobs at risk estimated up to 75 million. This represents a significant and worrying trend due to the sweeping effect of coronavirus pandemic. Travel and tourism contributes to 10.4% of global GDP and is directly responsible for generating 1 in 10 of the world job, and for 8 successive years has outpaced the growth of global economy. The given analysis exposes the depth of crisis for individual regions. Asia and Pacific is expected to be most heavily impacted, with up to 49 million jobs at risk through the region. And the latest figure also suggests that in Europe, up to 10 million jobs in travel and tourism are at risk. And the number of jobs at risk in America is estimated up to 10.2 million jobs. And another continent expected to be hit hard by the crisis is Africa. Nearly 4.4 million jobs across the globe. So till that we have finished the analysis. तो पहला इंट्रोडक्शन पार्ट में अब देख रहे हैं हम WTTC का वर्ल्ड लेवल ट्रैवल टूरिज्म क्या दिखा रही है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में इंडस्ट्री कोविड-19 के कारण कितना रिस्क में आया है करके इंट्रोडक्शन शुरू किया।
उसके बाद द स्टैटिक्स, दिया वाला स्टैटिक्स हमको क्या समझ में समझा रही है करके ये पॉइंट हम यहाँ ब्रीफिंग कर रहे हैं, है ना। हमको दुखी में सिग्निफिकेंट में डाल दिया ताकि कोरोना कितना परेशानी में डाल दिया, ट्रैवल एंड टूरिज्म में जीडीपी लेवल को कितना कम कर दिया और कितना लोगों को जॉब फैक्टर को रिस्क में डाला है। 8 सक्सेसिव ईयर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो ईयर्स में कैसे वो लो लेवल पे ले आ रही है ना, कितना लोगों को क्राइसिस में डाल दिया। उसमें सबसे ज्यादा है एशिया एंड पैसिफिक है, वो मोस्ट हेवीली इम्पैक्ट हुआ है करके हम यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि वहां 48.9 यानी 49 मिलियन जॉब्स रिस्क में है। उसके बाद आती है यूरोप में देखा गया तो 10 मिलियन जॉब्स है, वो भी रिस्क पे है। अमेरिका में देखेंगे तो उसका 10.1 एंड 1 यानी 1 पॉइंट की अंतर हम देख पा रहे हैं। तो अमेरिका 10.2 मिलियन जॉब्स में रिस्क में है, एंड अदर कंटिनेंट भी एक्सपेक्टेड टू बी हिट हार्ड। दूसरा कंट्रीज भी ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, स्पेशली अफ्रीका 4.4 मिलियन जॉब्स है ग्लोबल लेवल पे इफेक्ट हुआ करके हमने एनालाइज कर दिया। अभी हम जा रहे हैं कंक्लूजन देने के लिए, यानी क्या इसमें से समझ में आया। सो व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर दिस राइटिंग? Meanwhile, the region which has experienced the least damaging impact from COVID-19 outbreak is the Middle East. तो सबसे कम लेवल डैमेज जॉब में रिस्क में हुआ है वो मिडिल ईस्ट एरिया है करके हमको समझ में आया। However, it still faces job losses of 1.8 million. फिर भी ये लीस्ट तो है, फिर भी वहां भी हम देखेंगे तो 1.8 मिलियन जॉब रिस्क पे है, बट कंपेयरिंग द वर्ल्ड लेवल इनका पॉइंट बहुत कम है, लीस्ट लेवल का डैमेजिंग ही हुआ है करके समझ में आया है। So we have finished the answer for question number 8. Now is the practice number 9 for you. What is the question? Study the given line graph carefully and summarize it into paragraph of 100 to 120 words. दिया वाला लाइन ग्राफ है, इसको केयरफुली समझिए और समराइज करिए, उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लिए। तो ये पॉइंट क्या दिया है? सेल्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल्स इन इंडियन मार्केट फ्रॉम द ईयर 2011 टू 2016। 3 प्रकार का गाड़ियां का सेल इंडियन मार्केट में 2011 से 2016 से कैसे चलाया है, उनमें उनका ग्राफ यहाँ लाइन ग्राफ के द्वारा दिया जा रहा है। अब देखिए एक्स एक्सिस में आपको ईयर्स दिया जा रहा है 2011, 2012, 2013, 14, 15 एंड 16 ईयर्स दिया गया है, एंड वाई एक्सिस में देखेंगे उनकी रेंज 0 से 0.51, 1.52, 2.53, 3.5, 4, 4.5 एंड 5.0 तक आपको वाई एक्सिस में इसकी रेंज दिया जा रहा है, इंप्रूवमेंट इन परसेंटेज। ओके, तो अब देखिए ब्लू कलर लाइन है, ये क्या डिपिक्ट कर रही है? टू व्हीलर्स का गाड़ी ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रही है, एंड मेरून ब्राउन है वो 4 व्हीलर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, 4 व्हीलर्स कैसे इंप्रूवमेंट हो रही है। देन ऐश कलर है वो क्या दिखाई दे रही है? कमर्शियल व्हीकल्स है ना, गाड़ी काम का गाड़ी है, जैसे कमर्शियल व्हीकल्स का बारे में ऐश कलर हमको समझा रहा है। तो तीनों व्हीकल हम देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम नियर बाय 1.4, isn't it? 1.4 से शुरू करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टू व्हीलर्स को देखेंगे। टू व्हीलर्स देखिए पहले 2011 में स्टार्टिंग में ही ये 2.3 पॉइंट से शुरू हो रही है, एंड 2012 में ये 2.5 को टच कर रही है, एंड 2013 में इंक्रीज हो रही है 3 पॉइंट में, एंड 2014 में ये 3.5 को टच कर रही है, एंड 2015 में आप देखिए 4 पॉइंट को टच कर दिया, एंड 2016 में 4.5 को टच कर दिया। सो आप देखते हैं सबसे हाई लेवल पे चल रही है। एंड 4 व्हीलर को देखेंगे तो स्टार्टिंग इट्स फ्रॉम 2.0, एंड 2012 में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, 2.3 या 4 में आ रही है,
एंड 2013 में देखेंगे तो 2.5 को टच कर दिया। दोबारा इसमें थोड़ा डिक्लाइन हो रही है 2014 में, एंड अगेन 2015 में इंप्रूव हो रही है, 2005 को क्रॉस कर रही है, एंड 2016 में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है ना 2.5 के ऊपर, मतलब 2.67 के बीच में चल रही है, तो मतलब ये भी इंप्रूवमेंट है, फिर भी टू व्हीलर्स जैसे 4 पॉइंट तक नहीं पहुंचा है। देन कमर्शियल व्हीकल देख लीजिए, कमर्शियल व्हीकल तब 2011 में था तो 1.4 की रेंज में शुरू हो रही है, एंड 2012 में भी सेम लाइन को ही फॉलो कर रही है। 2013 में डिक्लाइन हो रही है, 2014 में वो 1 पॉइंट में आ गया, बट 2015 में अगेन ये इंक्रीज होके 2015 में 1.5 को रीच कर रही है, एंड 2016 में वो 2 पॉइंट की तरफ यानी 1.6 या 7 की तरफ जाके इंप्रूव होती जा रही है, मतलब ये इंप्रूवमेंट होने वाला है। So these are the difference we have come across in each year. What is the level of their improvement of using vehicles in the Indian market? Sales of vehicles, 3 type of vehicles in the Indian market. हम अभी analyze कर दिया with its range and with the different years and the 3 type of vehicles. क्या है हमने analyze मन में कर लिया. So this is a way of analyzing. You got some idea, isn't it? Now we are going to answer for this question because it is a line graph. We are going to analyze the 3 type of vehicles and how it is improved in the sales in the Indian market during these years. Okay, so shall we start the answer for this question? So now we are entering into the answer for question number 9. The answer, first of all, we have to go through the introduction. पहला introduction लिखना है, तो introduction कैसे शुरू कर रहे हैं? The line graph indicates year-wise sales of 3 types of vehicles in the Indian market. हो गया introduction. उसके बाद analysis शुरू कर रहे हैं. The horizontal axis represents the sales of the vehicle in millions. As indicated in the graph, from the year 2000 onward, the sale of two-wheelers got a great boost and continued to get higher but at a lower pace. Okay. In case of four-wheelers, the period 2011 and 13 saw a mixed trend in sales. But after that, there was a steady growth in sales. But sales of commercial vehicles saw an up and down movement in sales from 2011 onwards. But from the year 2014, a steady growth in sales continued. So the graph shows or depicts that two-wheelers are the first choice of the people in the Indian market. Though 2014 onwards, the craze for buying two-wheelers has reduced a little. Somehow, the buyers of four-wheelers lost interest in buying till early in 2013. After that, a slow uptrend appeared and continued until 2016. So what is the conclusion? The launch of different useful commercial vehicles might be one of the reasons for the growth in sales. So this is a conclusion. So we have come across the introduction, we have finished the analyzing of the paragraph and we have finished with the conclusion. तो यहाँ हम introduction दे दिया, analyze कर दिया और conclusion दे दिया, और यहाँ आप देखेंगे great boost है ना, saw a mixed trend, ups and down movement, depicts a first choice, slow uptrend. ये शब्दों को हम उपयोग करके कंपेयर कर रहे हैं, तीनों व्हीकल्स को सेल्स के बारे में हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं. So these are the words or trending words we are using to show the comparison of the three vehicles, the three type of vehicles in the sales of Indian market. Okay, तो ये आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और एनालाइज कर लिया इस पिक्चर को, और सबसे कंक्लूजन क्या दे रहे हैं? कमर्शियल व्हीकल डिफरेंट यूजफुल को उपयोग करने का रीजन भी सेल्स ग्रोथ में इंप्रूव होने का भी कारण है करके हमने समझ लिया. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9. Then question number 10. The following pie chart
shows the comparison of different kinds of energy production in France in 2 different years. दिया वाला पाई चार्ट है ना, ये कंपेयर कर रहे हैं 2 साल के बीच में हुआ वाला चेंजेस को कंपेयर कर रही है, स्पेशली एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में कंपेयर कर रही है, फ्रांस में उपयोग करने वाला एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ 2 डिफरेंट ईयर्स को कंपेयर कर रहे हैं. व्हाट इज द 2 डिफरेंट ईयर्स? वन इज ऑफ 1995 एंड द अदर वन इज ऑफ 2005. एक 1995 को कैसे था हाल और 2005 में कैसे उपयोग हो रही है. तो पहला हम देखेंगे फर्स्ट पाई चार्ट. ब्राउन कलर कोल को इंडिकेट कर रही है, 29.80% उपयोग कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट में देखेंगे 2.63 गैस उपयोग में है ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. एंड थर्ड पॉइंट में 29.27 पेट्रोल आ रही है. देन फोर्थ लेवल पे 6.4% न्यूक्लियर उपयोग हो रही है. एंड येलो कलर 4.9 है अदर एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए उपयोग करने का चीज के बारे में फर्स्ट पाई चार्ट हमको समझा रही है. 2005 में यानी 2005 में कोल का उपयोग सबसे ज्यादा हो रही है क्योंकि 30.93% है. सेकेंड जगह पे यहाँ भी आप देखते हैं गैस का उपयोग ज्यादा आ रही है. ओके, गैस का उपयोग हो रही है यानी 30.32% उपयोग है. थर्ड लेवल पे देखेंगे तो पेट्रोल ही आ रही है, यहाँ भी 19.55% है. एंड फोर्थ जगह पे देखेंगे तो 10.1% न्यूक्लियर एनर्जी को उपयोग में ले आ रहे हैं. एंड लास्ट पॉइंट में 19.1% अदर एनर्जी प्रोडक्शन मटेरियल्स को उपयोग कर रहे हैं. ओके, ये तो हम देख लिया. अभी हम 1995 को भी और 2005 को हम कंपेयर करेंगे तो कोल में 29.80 है और यहाँ 30.93 है, मतलब लगभग 1 पॉइंट इंक्रीज हुआ, 1% इंक्रीज हमको समझ में आ रही है कोल में. ओके, देन सेकेंड कैटेगरी में आप देखेंगे गैस है, 2005 में ज्यादा उपयोग में है. यस, गैस है, यहाँ 29.63% 1995 में था, बट ये थोड़ा इम्प्रूव हुआ है 2005 में, है ना. मतलब लगभग 29.63 है, यहाँ 30.32% में यहाँ भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है. एंड थर्ड वन देखेंगे पेट्रोल. पेट्रोल 29.27% था 1995 में, बट 2005 में ये डिक्लाइन हुआ है, 19.55% हो गया. बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रही है, पेट्रोल का उपयोग कम हुआ है. एंड न्यूक्लियर एनर्जी देखेंगे तो ज्यादा हुआ है, 1995 में 6.4 ही था, बट 2005 में 10.1% उपयोग न्यूक्लियर एनर्जी को उपयोग कर रहे हैं. सेम प्रोसेस आप देखेंगे अदर एनर्जी को भी 4.9 में था 1995 में, बट वही 9.1% हो गया 2005 में. तो ये हमने अलग अलग प्रकार का पहले कंपैरिजन देख लिया, फिर दोनों को इक्वलाइज करके कंपैरिजन हमने देख लिया. तो हमको भी आइडिया मिला है सबसे ज्यादा कोल को उपयोग कर रहे हैं, नेक्स्ट गैस आ रही है, एंड थर्ड पेट्रोल है, पहले ज्यादा यूज में था बट अभी बहुत कम हो रही है. एंड लीस्ट पार्ट में देखा गया तो अदर एनर्जी प्रोडक्शन को दोनों साल में भी उपयोग कर रहे हैं, बट कंपेयर्ड विद 2005 इंप्रूव हुआ है. ओके, दिस इज द एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन फ्रांस इन 2 डिफरेंट ईयर्स. चलिए अभी इसकी आंसर कैसे लिखेंगे देखेंगे. ओके, वी हैव टू स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन. We have to interpret these 2 pie charts by using comparing words, comparing trending words. Then we have to give a proper conclusion. Okay, now we are going to see the answer for this question. So this is the answer for the question number 10. Now we are going to start the introduction. The 2 pie charts illustrate the proportion of 5 types of energy production in France in 1995 and 2005. हो गया इंट्रोडक्शन. दोनों पाई चार्ट हमको क्या दिखा रही है? प्रोपोर्शन ऑफ 5 टाइप्स ऑफ एनर्जी, 5 प्रकार का एनर्जी का उपयोग फ्रांस में 1995 से एंड 2005 में उपयोग वाला
चीज को हमको समझा रही है। अभी हम एनालाइज करना शुरू कर रहे हैं। ओके, इंटरप्रेट डेटा को एनालाइज करना या इंटरप्रेट करने का शुरू कर रहे हैं। Overall, in both years, the most significant source of energy were gas and coal, which together accounted for over half the production of energy, while nuclear and other kinds of energy sources generated the least amount of energy in France. In all type of energy production, there was only minimal change over the 10-year period. यानी हमने अभी देखा ओवरऑल में दोनों साल को कंपेयर करेंगे, गैस एंड कोल का उपयोग दोनों साल में प्रॉपर ज्यादा परसेंटेज में आ रही है, उनका प्रोडक्शन ज्यादा ही हो रही है, बट कंपेयर विद न्यूक्लियर एंड अदर काइंड ऑफ एनर्जी सोर्स है, वो बहुत कम लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी उपयोग फ्रांस में उपयोग कर रहे हैं। और दोनों लगभग अब मिनिमम देखेंगे तो 10-year पीरियड में इसका इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। जैसे एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय coal comprised of 29.80 in the first year, and this showed only a very slight increase in about a mere 1% to 30.93% in 2005. कोल को अब देखेंगे, कोल पहला 1995 में 29.80 था, बट वही 2005 में स्लाइट इंक्रीज ही दिखा रही है, मतलब 1% ही दिखाई दे रही है। सेम लाइकवाइज आप देखेंगे गैस को भी 29.63 था जनरेटेड, which rose marginally to 30.32 in 10 years. 10 साल में आप देखेंगे कोल को स्लाइट इंप्रूवमेंट था, जैसे गैस को भी स्लाइट इंप्रूवमेंट ही है, बट मार्जिनल लेवल पे ही आया है 30.32, यानी 31 तो नहीं आया, बट 30.32 10 years में मार्जिनल इंक्रीज ही हुआ है। With regards to remaining methods of producing energy, there was an approximate 5% growth in production from both nuclear power and other resources to 10.10 to 9.10. यानी हम बाकी चीज में देखेंगे तो उनमें 5% ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है, जैसे न्यूक्लियर पावर हो या अदर काइंड ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो, उसमें आपको बहुत अंतर दिखाई दे रही है। 6.4 से 9.10 में आ रही है, 10.10 में आ रही है। ओके, बट कंक्लूजन क्या है, ये हमने एनालाइज कर लिया। अभी कंक्लूजन क्या है, petrol on the other hand was the only source of energy which decreased in production from 29.27% in 1995 to 19.55% in 2005. तो हमने क्या देखा, सबसे हम देख रहे हैं इस कंपैरिजन में एक चीज हमको समझ में आया, पेट्रोल है वो एक ही एनर्जी है, बहुत कम संख्या पे प्रोडक्शन करना शुरू हो गया, क्योंकि 1995 में 29.27% था, बट वो बहुत डिक्रीज होके 19.55% में 2005 में उपयोग में लेना शुरू कर रहे हैं। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, पेट्रोल इज consumption of the petrol energy source of energy is decreased in the production in the year of 1995 to 2005 comparison. So this is a conclusion of this paragraph. So we have come across the introduction, we have come across the analysis part, and we have concluded this paragraph by giving a conclusion. So this is the answer for the question number 10. So students, I hope you have understand the question number 8 and its answer, 9 and its answer, and 10 and its answer, practice questions. And for the following days, we are going to learn about the tips and tricks of writing an analytical paragraph. In the previous class, in the first video, I have given the detailed description of how to write an introduction, how to use the middle trends and the conclusion. But again, I'm going to recall or revise that portion for you because of some students requested me to do that. So again, I will do it. बच्चों आने वाला क्लासेस में राइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ एनालिटिकल राइटिंग को समझाएंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे करना है, क्या क्या वोकैबुलरीज यूज करना है, और मिडिल पार्ट है एनालाइज करना या डेटा इंटरप्रेट करना है, उसके लिए क्या वोकैबुलरीज या क्या ट्रेंडिंग वर्ड्स उसमें डालना है वो देखेंगे। एंड कंक्लूजन पार्ट कैसे कंक्लूड करना है, उसके लिए क्या क्या वर्ड्स और वोकैबुलरीज उपयोग करना है, उसका ट्रिक्स है, टिप्स है, आने वाला क्लासेस में हम
पढ़ेंगे। तो अभी ये प्रैक्टिस है 8 एंड 9, 10 ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको प्रैक्टिस करते रहिए और आने वाला दिन में भी और भी एग्जांपल्स देने के लिए मैं कोशिश करूँगा। Till then, I hope you will practice it and try to get good marks in your board exams. And till then, thank you.